अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत एक आर्टिकल जो अमेरिका की किसी खातून ने लिखा है, बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि HbA1c जो है, जो उसकी नॉर्मल, उन्होंने कहा है कि हम नॉर्मली उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं 8 तक भी, 8% तक भी कर सकते हैं। हम इसकी डिटेल्स तो बाद में आप ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे शो के अंदर, लेकिन इससे पहले आप हमारे नाजरीन को ये तो बताइए कि HbA1c क्या है और इसका हेमोग्लोबिन के साथ ताल्लुक क्या है, किस तरह से कोरिलेट करेंगे आप दोनों को। हीमोग्लोबिन A1C बड़ा पॉपुलर टेस्ट है हमारे डायबिटिक्स। इस टेस्ट को काफ़ी हद तक जान पहचान रखते हैं इसके साथ, और अब तो अक्सर जो अफराद हमारे पास डायबिटिक इंस्टीट्यूट में आते हैं वो हीमोग्लोबिन A1C का टेस्ट करवा के आते हैं। अगर कोई पेशेंट नहीं करवा के आते तो भी हमारे पास नीचे सहूलत है कि हम 15 मिनट में उस टेस्ट को कर लेते हैं जी। अब ये हीमोग्लोबिन A1C क्या है और ये इसका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के साथ क्या रिलेशन है, और जब पेशेंट ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कर रहा है तो फिर हीमोग्लोबिन A1C करने की क्या ज़रूरत है। हीमोग्लोबिन A1C, हीमोग्लोबिन पहले एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन सबने सुना होगा, जो खून का हिस्सा होता है हीमोग्लोबिन, और जो कि आम तौर पे 12 और 14 के दरमियान होना चाहिए ग्राम्स में। तो हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है, वो पार्ट है जो ग्लाइकेटेड है, यानी ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच होगा, ग्लूकोज के साथ। यानी जितना ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होगा इतनी इसकी परसेंटेज टोटल हीमोग्लोबिन में से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है। तो जैसे कोई पेशेंट जो है वो अगर पर्सन नॉर्मल है तो उसमें हीमोग्लोबिन A1C टोटल हीमोग्लोबिन का 5% से कम होगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन प्री डायबिटिक हो गया तो 5.7% का टफ लिमिट है। 5.7 से ऊपर प्री डायबिटिक है, और अगर ये हीमोग्लोबिन A1C टोटल जो है ये 6.5 आ जाए तो हम डायबिटिक लेबल कर देते हैं। अब हीमोग्लोबिन A1C पिछले 3 महीने की, ये 3 महीने का जो पीरियड है वो इसलिए है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उनकी सर्वाइवल ही 3 मंथ्स की होती है। ठीक है। तो ये पिछले 3 महीने की हमें एक एवरेज वैल्यू दे देता है ब्लड शुगर लेवल की, यानी इसकी कोरिलेशनिंग ब्लड शुगर लेवल के साथ होती है। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक XYZ पेशेंट ले लें, उसके 2 मंथ्स तक ब्लड शुगर कंट्रोल थी। अब 1 महीना अगला जो है उसने बदपरहेज़ी शुरू कर दी, उसने कहा शुगर थोड़ी कंट्रोल हो गई है तो मैं अब क्या है, अगर मैं रोज़ाना थोड़े आम भी खा लूँ, और हाँ मतलब ये चीज़ें सारी अपनी बदपरहेज़ी वाली चीज़ें जो है वो अंदर खाना शुरू कर दी। अब वो 1 महीने में जो उसने बदपरहेज़ियाँ की, जब हम 3 महीने का टेस्ट कराएंगे तो उसमें वो सारी जो बदपरहेज़ियाँ उस HbA1C को असरअंदाज करेंगी। अच्छा, अब राइट बिफोर कमिंग टू द डॉक्टर वो 3 दिन के ब्लड शुगर लेवल रिकॉर्ड करके लाते हैं, जिसमें वो फुल फ्लैज परहेज़ भी करते हैं, वॉक भी करते हैं और अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल भी रेगुलर करते हैं। अब वो 3 दिनों का रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है, और पिछले जो 3 महीने के HbA1C हम करवाते हैं वो हमें पूरा बता देता है कि ये पेशेंट ऑन एन एवरेज सही सिमत में जा रहा है, ये नहीं जा रहा। अब ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जो हम रूटीन में करते हैं इसके ऊपर इसको क्यों फोकियत हासिल है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आपकी एक टाइम की ब्लड शुगर लेवल की बताती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बैठे ब्लड शुगर किसी की चेक करते हैं तो ये बताएगी कि इस वक्त 165 है। वो ये नहीं बताएगी कि पिछले 1 घंटे में कितनी थी, पिछले महीने में कितनी थी, पिछले 3 महीने में कितनी थी, उसके बिहेवियर्स क्या बिहेवियर्स क्या थे, पैटर्न क्या थे। तो ये जो 3 महीने की एवरेज है ये हीमोग्लोबिन A1C, ये हमें एक पैटर्न बता देती है कि पेशेंट को ओवरऑल कंट्रोल पुअर है या उसका ओवरऑल कंट्रोल गुड है, हाँ, या उसका कंट्रोल जो एक्सीलेंट है। ये एक एवरेज है बहरहाल, ये इसको इस तरह से एवरेजली किया जा सकता है। लेकिन ये अल्टरनेटिव नहीं है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग का। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग इसके साथ फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने उससे मेडिसिन का तयन करना है। फॉर एग्जांपल किसी मरीज़ की नाश्ते से पहले शुगर ज़्यादा आ रही तो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी और होएगी, और एक पेशेंट है उसकी खानों के बाद की शुगर लेवल ज़्यादा आते हैं तो हमारी स्ट्रेटजी और होगी। तो ये हीमोग्लोबिन एक तो इसकी ये कन्वीनियंस हो गई। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि डायग्नोसिस में भी हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मरीज़ आके कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर चेक करें, मुझे बताएं मुझे शुगर है या नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है कि नहीं है। हम उसकी ब्लड शुगर चेक करते हैं, इट इज़ 165। तो अब हम कहते हैं कि रैंडम इतनी है जो कि डायबिटीज़ रेंज में नहीं है, प्री डायबिटिक रेंज में है, लेकिन हम उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि वो इस ठीक है, उसको डायबिटीज़ नहीं है या उसको नहीं होगी।
तो हम हीमोग्लोबिन A1C से ओवरऑल आइडिया ले सकते हैं कि पिछले 3 महीने में आपकी ये शुगर लेवल है। क्योंकि उस वक्त की जो 163 है, हो सकता है वो सफ़र करके आया उस टेस्ट की वजह से थोड़ी उसकी शुगर लेवल ज़्यादा आ रहे हो, या उसने यहाँ बाहर से कोई बहुत ज़्यादा ही हैवी इनटेक या कार्बोहाइड्रेट्स का ले लिया हो, तो ये बात फ्रैंक कार्बोहाइड्रेट्स ले ली हो। तो हीमोग्लोबिन A1C इससे इंडिपेंडेंट है। एक दूसरा, पेशेंट्स को हम अक्सर जब कहते हैं कि फास्टिंग शुगर चेक करवा के लाएँ, तो उसके लिए उसको प्रॉपर फास्ट करके सुबह लैब में टेस्ट देना पड़ता है, तो वो कन्वीनियंसनेस देखी जाए तो वो नहीं होती कई दफ़ा। तो इसलिए HbA1c वो सारी चीज़ों को बाईपास कर जाता है, और उससे वो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होता कि 10-15 मिनट पहले आपने क्या खाया है, वो पिछले 3 महीने की एवरेज निकाल रहा होता है। यानी कि आप ये इतना मतलब रिलायबल और रिलायबल। अच्छा डॉक्टर साहब, उस आर्टिकल में मैंने एक और चीज़ कि डॉक्टर्स जो हैं वो इंसुलिन का बेजा इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट्स को, तो इस बारे में क्या? ये जो बेजा इस्तेमाल वाली बात है, ये टोटल आर्टिकल मैंने टोटल पढ़ा है। इसमें एक तो ये बात हुई है कि हीमोग्लोबिन A1C, एक सोसाइटी ऑफ फिजिशियंस ने अमेरिका में ये कहा कि हीमोग्लोबिन A1C 70 से लेके 8% तक भी एक्सेप्टेबल है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि हीमोग्लोबिन A1C का ब्लड शुगर के साथ कैसे रिलेशनिंग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल 6% है, इसका मतलब है उसकी पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर 120 मिलीग्राम है। अगर उसका 7% है तो इसका मतलब है उसकी एवरेज शुगर 150 है, और अगर 8% है तो एवरेज शुगर 180 है, और 9% है तो 210 है। तो इसी तरह से आगे 30 मिलीग्राम बढ़ती जाती है 1% हीमोग्लोबिन A1C के साथ। ठीक है। अच्छा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, ये ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड करते हैं कि HbA1c पिछले 3 महीने का जो टेस्ट है ब्लड शुगर का, वो 7% से कम होना चाहिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं 6.5% से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल ऑन एन एवरेज 100 और 150 के दरमियान रहे, यानी फास्टिंग में 100 के करीब, 110 से कम, और अगर आप खाना खा लेते हैं उसके 2-3 घंटे बाद चेक करते हैं तो 150-160 से कम होनी चाहिए। ये एक एवरेज चाहते हैं सारी ऑर्गेनाइजेशंस कि इतना कंट्रोल करेंगे तो इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस रेट कम होगा। अच्छा, ये जो आर्टिकल है उसके अंदर ये जो एवरेज है ये 7% से लेके 8% तक कर दी गई, यानी ब्लड शुगर लेवल को 180 तक एक्सेप्ट कर लिया गया ना, ज़्यादा ऊपर ही खुली छुट्टी होगी ना, बहुत ही लिबर्टी होगी। हाँ, लिबर्टी होगी। और उनका कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा इंसुलिन यूज़ करते हैं और इंटेंसिव कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा एक्चुअली नहीं है। जैसे हम हीमोग्लोबिन A1C को हर एक पेशेंट के ऊपर उसके हिसाब के उसकी जो सारी प्रोफाइल होती है, उसका जो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ है, उसकी अपनी पेशेंट की एज कितनी है, उस पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया की इवेंट्स कितने होते हैं, वो पेशेंट हार्ट फेलियर का पेशेंट है या नहीं है, क्या वो पेशेंट किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की वजह से किडनी डिजीज़ का शिकार है, तो उसमें हम हीमोग्लोबिन A1C को 8% तक एक्सेप्ट कर लेंगे, जितनी पुरानी ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ हो जाएगी और जितने रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और वो हम खुद पहले भी इसी तरह से उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक में हम टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल चाहते हैं। टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल किस में करेंगे? फॉर एग्जांपल यंग एज में कोई डायबिटिक आ गया, आज डायबिटीज़ डायग्नोज हुई, 20 to 30 ईयर एज है, अब उसने एक लंबी ज़िंदगी गुजारनी है, तो सॉरी, उसके अंदर ब्लड शुगर लेवल्स उस 80 साल बुजुर्ग के मुकाबले में टाइट कंट्रोल करने चाहिए, बिकॉज इसने एक लॉन्ग लाइफ गुजारनी है और इसको नॉर्मल के करीब रहना चाहिए। जितना पेशेंट नॉर्मल के करीब होगा इतना कॉम्प्लिकेशंस का शिकार उसके लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन द लॉन्ग रन उसको अच्छा रिजल्ट, कॉम्प्लिकेशन से वे रहेगा ना। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की प्रेजेंटेशन कब हुई है आपके पास। हम बैठ के एक टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि आपका टारगेट HbA1c ये है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम हर एक पेशेंट में टारगेट करते हैं। HbA1c क्या होना चाहिए? टारगेट HbA1 जैसे मैंने बात की ना कि ज़्यादातर तो 7% से कम होना चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले मुताबिक जो 6.5% से कम होना चाहिए, मीनिंग देयर बाई कि ब्लड शुगर 100 और 150 के दरमियान है। ठीक है। अब टारगेट्स 8% किया जा सकता है अगर आपके पेशेंट में बार बार लो शुगर अटैक हो या क्रॉनिक डिजीज़ होगी। इसे 10-15 साल हो गए डिजीज़ को, और साथ में लो शुगर अटैक्स भी हो रहे हैं, साथ किडनी डिजीज़ भी हो गई है, तो अब ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो अब आपने किस चीज़ को रिवर्स करना है, तो उसमें फिर उस तरह का टारगेट टाइट
कंट्रोल करने का बेनिफिट नहीं। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे अभी बता भी दिया एज के हिसाब से, मेरे पास एक क्वेश्चन बल्कि था, आपने ऑटोमेटिकली आंसर कर दिया कि मुख्तलिफ एजेस में, जैसे बच्चे, जवान, बूढ़े, छोटे बच्चे और ख़वातीन, उसमें ये जो HbA1c है वो एक ही तरह से हम उसको अभी इसको सिंपल सा सूल है, यंग एज, जितनी यंग एज है पेशेंट की और जितनी यंग एज है डिजीज़ की, इट डिपेंड्स अपॉन द, इतना ही टाइट कंट्रोल करना चाहिए, इतना HbA1c 6.5 से काम रखना चाहिए। और जितनी डिजीज़ की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है और कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ता जाता है साथ, और जिस तरह एज बढ़ती जाती है तो आप उस टारगेट को थोड़ा लूज कर अच्छा, सकते कुछ ऐसी कंडीशन है डायबिटीज़ में जिसमें हेमोग्लोबिन, जो अभी हम जिस बारे में बात कर, उस पे A1C है, वो नॉट एप्लीकेबल, लाइक उसका कोई फ़ायदा फायदियत नहीं है। फ़ायदा ऐसी कई कंडीशन है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के कुछ पेशेंट्स होते हैं, या बहुत ये सीवियर क्या एनीमिया, इसमें आरबीसीज की शेप बदल जाती है, यानी आरबीसीज की अपनी शेप डिस्टॉर्टेड होती है। तो हीमोग्लोबिन भी तो उनके अंदर ही होता है ना, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, रेड ब्लड सेल्स ही डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो हमने उसमें से परसेंटेज निकाल लिया तो टोटल हीमोग्लोबिन ही कम है, या टोटल हीमोग्लोबिन बहुत सीवियरली लो है, जैसे 7% से कम है, या पेशेंट जो है उसके अंदर किडनी डिजीज़ है, उस पेशेंट की यूरिया और केटरिन बढ़ गए हैं। और इसी तरह प्रेगनेंसी की स्टेट के अंदर समटाइम हीमोग्लोबिन A1c उस तरह का फ़ायदेमंद टेस्ट नहीं है जैसा कि नॉन प्रेग्नेंट में और बाकी नॉर्मल पर्सनस में। सो अगर बहुत अनीमिया के पेशेंट्स हो, प्रेगनेंसी के हो, सिकल सेल एनीमिया के हो, या हीमोग्लोबिन का कुछ डिसऑर्डर हो, उनको थैलेसीमियाज हो, तो उनमें हीमोग्लोबिन A1c की वो वाली एप्लीकेशन नहीं है जैसे कि रूटीन पर्सनस में। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बात हमने की ओवरऑल इस टॉपिक पे जितनी हम इस अपने टाइम के प्रोग्राम के टाइम में कर सकते थे। जो एक आखिरी मेरा क्वेश्चन है, इस आर्टिकल आपने कहा मैंने पूरा पढ़ा है आर्टिकल, उसमें जो जो बातें थी हमने की, लेकिन आपकी वैसे ओवरऑल क्या राय है इस बारे में? क्या मेरे तो ये मैसेज है कि जो लोग भी डायबिटिक होते हैं वो अपनी ब्लड शुगर मॉनिटर भी करें, अपना हर 3 माह बाद हीमोग्लोबिन A1c भी कराएं, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे जो स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उससे ये साबित हुआ है कि हीमोग्लोबिन A1c आप 1% जब कम करते हैं तो आप कॉम्प्लिकेशन रेट से, पेचीदगियों से 33% दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इसके कम करने में भी अफादियत है, एक रीज़नेबल रेंज के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड करते हुए। सो ये जो थोड़ा सा जो टारगेट ऊपर लूज टारगेट है, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को दिया जाना चाहिए जो आपका डॉक्टर समझे कि ये इसमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा लूज टारगेट किया जाए। अच्छा, उस आर्टिकल में ओवरऑल तमाम पेशेंट्स के बारे में लिखा, उसमें कोई विद रिस्पेक्ट ऑफ जनरली बातें की गई, वो बेसिकली तो वो नॉन डॉक्टर्स ने आर्टिकल लिखा ना, ये नॉन डॉक्टर्स ने लिखा है। अच्छा, उन्होंने ये भी तो लिखा ना कि डॉक्टर जो हैं वो बेजा, वो किसी पेशेंट ने तो नहीं लिख दिया? नहीं, ये तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है डॉक्टरों के बारे में। उन्होंने जैसे लिखा, इसी तरह एस्प्रिन के बारे में, अब एस्प्रिन के बारे में हम खुद कहते हैं, लोग कई सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों को कह सकते हैं कि वो एस्प्रिन बहुत ज़्यादा यूज़ कराते हैं। मैं समझता हूँ जिस पेशेंट में कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम हो, लेस देन 20% हो, लेस देन 10% हो, और मोर देन 30% ना हो, उसमें एस्प्रिन का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली इंसुलिन के बारे में मेरी राय ये है कि अगर पेशेंट का वेट लूज़ नहीं हो रहा, ऑलरेडी वो वेट पुट ऑन कर रहा है, तो हम यूजली उसको इंसुलिन अवॉइड करते हैं। नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स आ गए हैं, नॉन इंसुलिन बेस्ड न्यू ड्रग्स आ गई हैं, तो उनको इस्तेमाल कराया जा सकता है। ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ ताउन किया और तशरीफ़ लाए और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे सुनने वालों को बताई। नाजरीन, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।